नमस्कार गाइस, आपका वरदान एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो सैनिक स्कूल का प्रश्न पत्र हुआ था उसको हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भोर का अर्थ होगा बहुत, रात, भौरा और सुबह। तो भोर किसे कहते हैं? सुबह को कहते हैं। इसका आंसर रहेगा डी नंबर, सुबह। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ होगा झगड़ना, होता नहीं है। फिर दूसरा तैयार होना, तो कमर कसना मतलब है तैयार होना। तीसरा ऑप्शन है कमर बांधना, कमर कसने का कमर बांधना नहीं होता है, कमर तोड़ना नहीं होता है। तो क्या होगा उत्तर? इसका राइट आंसर रहेगा कमर कसना मुहावरे का अर्थ रहेगा तैयार होना। नेक्स्ट प्रश्न है भूत, भविष्य और वर्तमान, ये किसके भेद होते हैं? तो विशेषण के ये भेद नहीं होते हैं। विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 1 गुणवाचक रहता है। नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 रहता है संख्यावाचक, और नंबर 4 रहता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन इन्होंने प्रश्न किया है कि भूत, भविष्य और वर्तमान किसके भेद होते हैं? तो ये भेद रहेंगे काल के। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। फिर क्रिया है, क्रिया के मुख्यतः अलग अलग भेद होते हैं। कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती है, और बाकी विशेषण या फिर प्रयोग या रचना के आधार पर क्रियाएं अलग प्रकार की होती है। तो वो आगे जानेंगे। तो आज इस भूत, भविष्य और वर्तमान जो ये प्रश्न है इसमें आंसर रहेगा काल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। सर्वनाम मुख्यतः 6 होते हैं, जिसमें प्रश्न आया है पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से होते हैं? तो इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद किया जाता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर दूसरा भेद होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा भेद होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम ये उत्तम पुरुष में रहते हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन में तू का बहुवचन तुम होता है, और आदरार्थक प्रयोग करने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष में वह और यह और आप। इस प्रकार ये सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम में पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का इन्होंने पूछा कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम होता है, फिर आप भी है, यह भी है, लेकिन कोई नहीं है। ये क्या है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए अपना उत्तर रहेगा 4 नंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, दिए गए वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, बच्चे, बच्चे क्या है? बच्चे संज्ञा है। फिर मैदान में ये अधिकरण कारक है। फिर फुटबॉल क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, ये फिर संज्ञा है। खेलते, खेलते ये खेलना और होना, ये 2 प्रकार की क्रिया है, लेकिन यहाँ मुख्य क्रिया पूछी जाएगी, इसलिए खेलते ये मुख्य क्रिया है, इसलिए यहाँ इसका आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़े उससे पहले विद्यार्थियों आपको एक विशेष सूचना दे दें कि वरदान एकेडमी बाड़मेर ने इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमारी इस एक किताब हमने छापी थी, उस किताब में से 95+ प्रश्न सीधे सीधे आज के पेपर में छपे हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हमारी वरदान एकेडमी टीम से जुड़िए, हम आपको नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 6, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 ठग होता है, 2 नंबर है पंछी होता है, 3 नंबर जलज है, 4 नंबर पखेरु होता है। ये रहा आंसर, ये नहीं है। जलज, जलज क्या है? जल में जो जन्म लेता है वो जलज कहलाता है, अर्थात जल में जन्म लेने वाले जलज, अर्थात ये जलज एक अनेकार्थी शब्द है। इसमें मुख्यतः तो आपको याद रखना है, जलज होता है वो कमल, कमल के लिए सामान्यतः रूढ़ हो गया है
बाकी जलज के अनेकार्थ शब्द है, कमल है, कपूर है, मोती है, मछली है, चंद्रमा है, इस प्रकार के अनेक शब्द होते हैं, अर्थात जलज या अब्ज ये अनेकार्थी शब्द है। जल के पर्यायवाची शब्दों के साथ यदि ज लगा देते हैं तब ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है, और जल के साथ यदि आप द लगा देते हैं तब यह बादल का पर्यायवाची बन जाता है, और इसी जल के साथ यदि आप ही जोड़ दें तब ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। विद्यार्थियों, प्रश्न था पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तब इसका आपका आंसर रहेगा सी, जलज। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सा शब्द समूह विशेषण शब्दों का है? पूरा समूह पूछा है, इसका मतलब दोनों शब्द विशेषण होने चाहिए। सबसे पहला है गिरना। किसी भी शब्द के साथ ना प्रत्यय मिले, इसका मतलब वह क्रिया होती है, लेकिन ध्यान रहे कि वह मूल में धातु हो, अर्थात ना प्रत्यय धातु के साथ लगता है तब वह क्रिया होती है, इसलिए गिरना क्रिया है। लंबा, लंबा क्या है? ये विशेषण है, विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण है। फिर देखिए झरना, झरना क्या है? ध्यान दें, झरना है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है? जब हम किसी वस्तु का नाम लें और हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है तब ये सारी की सारी संज्ञाएं होती है। जैसे झरना कहा, झरना कहने से हमारे दिमाग में एक चित्र या बिंब बन गया, इसलिए यह झरना संज्ञा है। अब झरना कोई सा भी हो सकता है, इसलिए यह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। फिर है पानी, पानी भी जातिवाचक है, और जातिवाचक के अंदर जाते हैं तब यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन प्रश्न में क्या है? प्रश्न में है पूरा समूह किसका होना चाहिए? विशेषण का होना चाहिए, विशेषण पूछा है, इसलिए ये पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। फिर तीसरे को छोड़ देते हैं। चौथा है गिरावट। किसी भी शब्द के साथ आवट प्रत्यय लगता है, इसका मतलब वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और उत्पादन, यह भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन प्रश्न विशेषण का था, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा 3 नंबर, चतुर और काला। चतुर में और काला, इन दोनों शब्दों में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए आप हमेशा कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, मैंने कल चतुर लड़का देखा, तो कैसा लड़का देखा? चतुर। मैंने कल काला लड़का देखा, तो कैसा लड़का देखा? तब काला, अर्थात कैसा, कैसे, कैसी से जब उसका जवाब मिलता है तब गुणवाचक विशेषण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर रहेगा, चतुर और काला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न है अस्थि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो अस्थि का अस्तित्व होना नहीं है। फिर अस्थियां, यही उत्तर है, अस्थि का बहुवचन रूप होता है अस्थियां। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, यह गद्यांश से लिया गया प्रश्न है। 9 से लेकर के 13 नंबर तक ये गद्यांश से रहेगा। गद्यांश है, सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश में है पानी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह न केवल हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में महत्व, यहाँ द्वित्व रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों ने जल संकट को बढ़ावा दिया है। जल संग्रहण और जल पुनर्चक्रण जैसे प्रयास जल संकट को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हमें जल का सदुपयोग सुनिश्चित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। प्रश्न क्या है? प्रश्न है दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न है जल का दुरुपयोग। ये नकारात्मक प्रश्न, नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता, दुरुपयोग नहीं है, सदुपयोग होता तो फिर भी बैठता, बाकी सदुपयोग यहाँ दिया हुआ नहीं है। फिर दूसरा है जल का महत्व, यहाँ द्वित्व होगा, महत्व में द्वित्व रहता है। जल संकट है, जल संकट का कोई लेना देना नहीं है। वर्षा जल, वर्षा का तो कहीं पर भी कोई उल्लेख भी नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। जल का महत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, जल संकट को कम करने का उपाय हो सकता है। तो यहाँ बीच में दिया था जल संकट का उपाय क्या है, तो यहाँ अच्छे से दिया है कि जल संकट को कम करने में सहायक हो सकते हैं। क्या क्या है? तो जल संग्रहण, एक तो याद रखिए जल संग्रहण है, और दूसरा है जल पुनर्चक्रण। ये दो होते हैं, ये जल संकट को कम करने में सहायक होते हैं। और यहाँ प्रश्न है जल संकट को कम करने का उपाय क्या हो सकता है, तब यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जल संग्रहण। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ने उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम नवोदय सैनिक मिलिट्री RIMC गर्ल्स सैनिक स्कूल के नए बैच शुरू करने जा रहे हैं, और इसलिए आप हमारे टीम वरदान एकेडमी बाड़मेर से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट 7627054029 पर संपर्क करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और हमसे बेहतर पढ़ने के लिए
आप टीम से जुड़ सकते हैं। फिर आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 11, जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो जल संकट का प्रमुख कारण यहाँ बीच में दिया था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों ने जल संकट को बढ़ावा दिया है, और यहाँ जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जल का सदुपयोग सुनिश्चित करना क्यों जरूरी है? गद्यांश के आधार पर बताइए। तो क्यों जरूरी है ये लास्ट में दिया था कि हमें जल का सदुपयोग सुनिश्चित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। तो सदुपयोग क्यों सुनिश्चित है? तो भावी पीढ़ी के लिए यह बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें जल का सदुपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, इनमें से जल संरक्षण का उपाय नहीं है। तो जल संरक्षण के दो उपाय हैं, एक तो यहाँ था जल संग्रहण और दूसरा है जल पुनर्चक्रण। और यहाँ दिया है जल संग्रहण भी है, जल पुनर्चक्रण भी है, जल का सदुपयोग करना यह भी है, लेकिन जल का रिसाव करना यह नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर प्रश्न संख्या 14, नीरज अपने मित्र के साथ पढ़ता है, रेखांकित शब्द में संज्ञा। तो देखो मित्र कहने से हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है, इसका मतलब यहाँ संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रकार की संज्ञाएं मुख्यतः होती है, एक व्यक्तिवाचक और दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। व्यक्तिवाचक में हमेशा ध्यान रखिए, एक होता है तब व्यक्ति और अनेक होता है तब जातिवाचक, और किसी का भाव है, गुण है, धर्म है, इस प्रकार के गुण का बोध होता है तब ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने कहा मित्र, क्या मित्र एक होता है या मित्र अनेक हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा, अर्थात इस रेखांकित शब्द यानी कि मित्र में जातिवाचक संज्ञा रहेगी। प्रश्न संख्या है 15, इनमें से सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं मुख्यतः 6, और मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तब ध्यान देना, मूल सर्वनाम हिंदी में होते हैं 11। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? तब ध्यान दें, सबसे पहले होता है मैं, फिर तू, आप, वह, यह, जो, तो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ये मूल सर्वनाम रहते हैं। और प्रश्न है कि इनमें से सर्वनाम शब्द नहीं है। तो सबसे पहले है कौन, ये कौन तो यहाँ पड़ा है, फिर कल है नहीं, क्या पड़ा है, लेकिन ये शब्द है किसे। तब ध्यान दें, ये मूल सर्वनाम 11 होते हैं और इनका कार्य की रूप चलता है, और कार्य के रूप के आधार पर विभक्तियां होती है, जो 7 विभक्तियां, क्योंकि कारकों में संबोधन कारक नहीं चलता है, 7 विभक्तियां चलती है, और उनके आधार पर जैसे कौन है, कौन का प्रथम विभक्ति में जैसे ही ये कौन है इसका कार्य के रूप में जाते हैं, तब इसका किस बचता है, और किस के साथ नया लगता है, तो किसने, ये प्रथम विभक्ति एक वचन में, और कर्म यानी द्वितीय विभक्ति में किसको या फिर किसे, किसको या फिर किसे शब्द बनता है, और यह कौन का विकृत रूप होता है, इसलिए यह किसे भी सर्वनाम है, लेकिन मूल सर्वनाम नहीं है, ये विकृत रूप है, इसलिए यहाँ आंसर आपका रहेगा कल। कल यहाँ सर्वनाम नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखें। ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण है, अर्थात इसका आंसर हमारा रहने वाला है बी। प्रश्न संख्या 16 पर बढ़े उससे पहले एक बार फिर आपको सूचित किया जाता है कि वरदान एकेडमी बाड़मेर से आप जुड़ने के लिए, यहाँ हमारे पास नवोदय, सैनिक, मिलिट्री और RIMC गर्ल्स सैनिक स्कूल के नए बैच शुरू हो गए हैं। आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, उत्तीर्ण का विलोम शब्द होगा। उत्तीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा है। उत्तीर्ण का मतलब पास होना और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होना। इसका आंसर रहने वाला है बी। प्रश्न संख्या है 17, रोहन चित्र में रंग भरता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, कर्म के आधार पर मुख्यतः क्रिया होती है 2 प्रकार की, एक अकर्मक और एक सकर्मक। फिर द्विकर्मक क्या होती है? तो सकर्मक 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण सकर्मक और एक अपूर्ण सकर्मक।
पूर्ण सहकर्मक के दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। इस प्रकार के अलग अलग भेद होते हैं बच्चों। आपके इतना डीप में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहाँ याद रखेंगे कि कर्म के आधार पर भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, एक अकर्मक और एक सहकर्मक। अकर्मक की पहचान करने के लिए आप कौन शब्द से प्रश्न करते हैं और सहकर्मक में क्या, किसे अथवा किसको, इन शब्दों से प्रश्न कीजिए। वाक्य में दिया गया है वहां इन शब्दों को रख करके प्रश्न करेंगे, तब आपको यदि इसका आंसर मिल जाता है तब आपकी सकर्मक क्रिया रहती है अथवा अन्यथा अकर्मक। जैसे प्रश्न है रोहन चित्र में रंग भरता है, तो रोहन चित्र में क्या भरता है, तब क्या का जवाब मिला रंग। इसका मतलब यहाँ मुख्यतः कर्म है वो रंग है, इसलिए यहाँ उत्तर रहने वाला है सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म कौन सा है, रंग है। तो आंसर रहेगा बी यानी कि सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है 18, भाषा में विराम चिन्ह, ये ध्यान दीजिए ये चिन्ह नहीं होता है, तो क्या होता है, इसका शुद्ध रूप पूछा है। चिन्ह का बड़ा महत्व, ध्यान दें यहाँ महत्व में भी द्वित्व होता है। महत्व ऐसे लिखा जाता है, महत शब्द है, इसमें त्व प्रत्यय लगता है और शब्द बन जाता है महत्व। तो रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। अब मानकीकरण के अनुसार यह शुद्ध भी, इस शुद्ध को भी ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, शुद्ध का भी रूप ये शुद्ध है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है कि कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है, तो ये चिन्ह 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 और चिन्ह। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ ये और ये दोनों एक जैसे आंसर दे दिए हैं, तो ध्यान दें इसका आंसर सही रहने वाला है ये हन है। जिस भी विकल्प में हो आपका आंसर ये सही होगा, चाहे ए में हो चाहे बी में। ये देख लीजिए कि चिन्ह किस में है, ये आंसर रहने वाला है। फिर अब यहाँ ए और बी दोनों सही है, क्योंकि पुरानी पद्धति के अनुसार ये ह के नीचे यहाँ न लिख करके इसको भी ठीक मान लिया जाता है, लेकिन प्रश्न पत्र में आपकी ये ऐसा दिया होगा, इसलिए इस प्रकार का जो विकल्प में दिया है वह चिन्ह सही है, ये आंसर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 19, इनमें से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, मिष्ठान नहीं होता, ये गलत है। मिष्ठान ये भी गलत है, मिष्टान ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर रहने वाला है 3 यानी कि सी नंबर ऑप्शन मिष्टान। प्रश्न संख्या 20, इनमें से वाक्य और काल का कौन सा समूह सुमेलित है। एक तरफ वाक्य दिया है, दूसरी तरफ काल का प्रश्न दिया है। तो मैं आज आऊँगा, किसी भी वाक्य के अंत में गा गे गी, जैसे ध्यान देना होना क्रिया है। होना क्रिया के 3 रूप चलते हैं, 3 रूपों में सबसे पहले चलता है वर्तमान काल में है, और भूतकाल में था, और भविष्य काल में होगा। किसी भी शब्द के अंत में होगा आ जाता है तब ये भविष्य काल होता है, था आता है तब था थी थे तब हो जाता है भूतकाल, और है या है ये एक वचन के लिए है आता है और बहुवचन के लिए है आता है, तब ये एक वचन और बहुवचन यहाँ जैसे ये आता है तब ये वर्तमान काल हो जाता है। तो इस प्रकार के 3 अलग अलग रहते हैं, और हम यहाँ सीधे सीधे पहचान करेंगे कि मैं आज आऊँगा, ये गा गे गी किसी भी शब्द के अंत में आ जाते हैं, किसी भी वाक्य के अंत में आ जाते हैं, तब वहाँ वर्तमान काल न होकर के भविष्य काल होता है। फिर देखिए लीला नाच रही थी है, इसका मतलब है कि यहाँ क्या होना चाहिए था, भूतकाल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दे दिया है भविष्यकाल, इसलिए ये लीला नाच रही थी तो यहाँ भूतकाल होगा। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी मतलब है पास्ट टेंस की है, भूतकाल की है, इसलिए यहाँ उत्तर बिल्कुल सही होगा। भूतकाल में क्या होता है, या तो था थे थी रहता है, या आया आई आए, या पढ़ा पढ़ी पढ़े, किया की किया, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। मतलब क्या, मतलब है कि या तो आ या इस प्रकार की पहचान की जाती है कि था आ या इस प्रकार के शब्दों के अंत में इस प्रकार के अक्षर रहते हैं, तब यहाँ भूतकाल हो जाता है। फिर अगला है शायद आज बारिश हो, ये वर्तमान काल नहीं है, ये भविष्य काल है, तो इसलिए यहाँ अपना सही आंसर रहने वाला है वह सी है। फिर अगला प्रश्न है 21 नंबर, इनमें से कौन सा समूह अशुद्ध वर्तनी वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। तो ध्यान दीजिए ये वर्तनी दिया है, मात्रा न देकर के क्या दिया है, वर्तनी दिया है, और अशुद्ध वर्तनी। तो पहला शब्द है विद्यालय, ये बिल्कुल सही है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, विद्या धन आलय, ये दोनों शब्द शुद्ध है। फिर 3 नंबर ऑप्शन में कवि और लक्ष्मी, ये भी दोनों शब्द शुद्ध है। साधु में ऊ की वर्तनी लघु होती है, पूजा में ऊ की वर्तनी दीर्घ होती है, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर रहने वाला है ऋषि और रात्रि। दोनों कैसे लिखे जाते हैं, तब ध्यान देना, ऋषि
ये ऋषि छोटा होता है और रात्रि में भी छोटे ई की वर्तनी होती है, अर्थात ऋषि और रात्रि इस प्रकार लिखे जाते हैं। इसका आंसर रहने वाला है बी। प्रश्न संख्या 22, बर्बाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो बर्बाद का विलोम होगा आबाद। बर्बाद का विलोम क्या होता है? आबाद होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, इनमें से जल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची होता है नीर। और जल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो ध्यान दीजिए, एक तो नीर होता है, जल को पानी भी कहते हैं, जल को तोय भी कहते हैं, जल को क्या कहते हैं? वारी भी कहते हैं, जल को क्या कहते हैं? पय भी, पय पय भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? नीर है, पानी है, तोय है, वारी है, पय है, जल को अप भी कहते हैं। इस प्रकार ये जल के पर्यायवाची होते हैं। और इन शब्दों के साथ यदि आप ज जोड़ देते हैं तब ये नीरज, जिन भी पानी के पर्यायवाचियों के साथ यदि आप ज जोड़ते हैं तब ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। नीरज है, अब पानी के साथ जुड़ेगा नहीं, तोयज है, वारिज है, पयोज है, अब्ज है, इस प्रकार ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। यदि आप द लगाते हैं तब ये बादल के बन जाते हैं, और धी जोड़ देते हैं तब ये समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। प्रश्न संख्या इस 23 का आंसर रहने वाला है बी। प्रश्न संख्या 24, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? संज्ञा और सर्वनाम, एक तो है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, कर्ता और कर्म का काम करते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तब हमारा आंसर रहने वाला है बी, यानी कि विशेषण। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में है? तो यहाँ अपना आंसर रहने वाला है बी, प्राण। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द है, जैसे प्राण है, प्राण उड़ गए, प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए या प्राण उड़ गए। साथ ही होश शब्द है, साथ ही ह से याद रखेंगे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया नहीं जाता है, हस्ताक्षर किए। दर्शन किया नहीं जाता है, दर्शन किए जाते हैं। तो दर्शन भी हमेशा बहुवचन में, प्राण है, होश है, हस्ताक्षर है, दर्शन है, और साथ साथ आप याद रख सकते हैं लोग हैं। ये सारे शब्द होते हैं, ये हमेशा बहुवचन में रहने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमेशा एक हर परीक्षा में प्रश्न रहता है, तो ये शब्द आप याद कर लेंगे, प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन और लोग, ये हमेशा बहुवचन में रहने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये है, याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न का आंसर रहने वाला है बी, प्राण। ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, वरदान एकेडमी बाड़मेर में नवोदय सैनिक और मिलिट्री RIMC गर्ल्स सैनिक स्कूल के नए बैच शुरू हो गए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए हमसे, हमारी टेक्निकल टीम से आप संपर्क कर सकते हैं 7627054029 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, यह था हिंदी का पेपर। नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट प्रश्न पत्र के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।